हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ये लेक्चर नंबर 10 है सॉल्यूशंस का। और इसके पहले मैंने आपको 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जिनमें से एक थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और सेकंड नंबर में थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरे नंबर में थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। और मैंने आपको बताया था कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर, उसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हम 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चन भी लगाए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो चलिए आज समझते हैं पहले डिफ्यूज़न क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, और ये वांट ऑफ इक्वेशन जो यहाँ पर हमें मिलेगी ये ठीक वैसी है जैसे गैस इक्वेशन होती है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले हम यहाँ पर डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न ठीक। तो डायग्राम में देखिए यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। ये एक मान लिया कोई बर्तन है और इसमें हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। यहाँ पे हमने एक मेम्ब्रेन लगा दिया हल्की सी, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक सॉल्यूशन, इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 1, और इधर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 2, ठीक। और इसकी कंसंट्रेशन को हम C1 से डिनोट करते हैं, इसको C2 से, और ये मान के चलते हैं कि C1 की कंसंट्रेशन C2 से अधिक है। अब हमें ये बात पता है कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। और ये बात हमें पता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉल्यूट की अपेक्षा बहुत ही छोटे होते हैं, और सॉल्यूट के जो है थोड़े बड़े होते हैं, ठीक। तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि C1 की कंसंट्रेशन अधिक है और C2 की कम है, तो जिसकी कंसंट्रेशन अधिक है तो उसमें अधिक होने का अर्थ है कि वहाँ पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट के कम हैं। इसके हम कम मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कम हैं और सॉल्वेंट ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो है डिफ्यूज़न में क्या होता है कि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। जो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं इधर की तरफ फ्लो करते हैं। क्या है ये पे सॉल्यूट, ठीक। और इधर जो सॉल्वेंट के ज़्यादा होते हैं तो सॉल्वेंट वाले इधर की तरफ फ्लो करेंगे, समझ सकते हैं आप। ये क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट किधर जाते हैं, सॉल्वेंट किधर जाते हैं। इस चीज़ को एक एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर आप मान लिया किसी वाटर में कोई कलर मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं कि कलर थोड़ी देर बाद पूरे ही वाटर में मिल जाते हैं, यानी यूनिफॉर्मली मिल जाता है और पूरा सॉल्यूशन एक ही कलर का दिखता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। या इसको हम अलग तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप किसी रूम में कोई सेंट या स्प्रे की बोतल को ओपन करते हैं तो उसकी जो स्मेल है पूरे रूम में फैल जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, C2 की कम है। तो C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का अर्थ है कि यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट वाले इधर की तरफ फ्लो करते हैं। इसकी कंसंट्रेशन जो है कम है, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट के ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं और सॉल्यूट के कम है, सॉल्वेंट किधर जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस spontaneous mixing of the particles of the solute and the solvent to form a homogeneous mixture is called a diffusion। तो ये बात आपके समझ में आ गई।
यानी कि ये मिक्सचर तब तक ये सॉल्यूट इधर फ्लो होता रहेगा, सॉल्वेंट इधर फ्लो होता रहेगा जब तक कि पूरा सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो ये बात क्लियर हुई। अब हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम यहाँ पर एक और डायग्राम बनाते हैं। ये अलग हो गया इधर, एक और दूसरा डायग्राम इधर हम बनाते हैं ऑस्मोसिस को समझने के लिए। ऑस्मोसिस क्या है, यहाँ भी हम उसी चीज़ को हम कंसीडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक मेम्ब्रेन लगाया था, नॉर्मल मेम्ब्रेन, जिसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों फ्लो कर सकते हैं, तो नॉर्मल मेम्ब्रेन होगी। अब यहाँ पर हम एक विशेष स्पेसिफिक मेम्ब्रेन को हम यूज़ करेंगे, जिसको हम जानते हैं किसी पर्टिकुलर नाम से, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है यहाँ पर? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दें SPM। ठीक, यानी कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने से अंदर जाने देती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूट की अपेक्षा छोटे होते हैं। तो इस जो मेम्ब्रेन में है केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसके अंदर जा सकते हैं, सॉल्यूट को नहीं जा सकते। तो यहाँ पर भी मैं उसी चीज़ को कंसीडर करूँगा कि ये सॉल्यूशन 1 है। क्या है? ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है, यानी सेकेंड। इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी C2 है। यहाँ पर मैं वही मानते हैं कि C1 की कंसंट्रेशन C2 से अधिक है। अब मैंने बताया कि इसकी कंसंट्रेशन अधिक है और इसकी कम है। तो अब यहाँ पे देखा गया कि ये जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। फिर समझ लें कि ऐसे दो सॉल्यूशन जिनमें किसी एक की कंसंट्रेशन हाई है और किसी की लो है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन अधिक है और इसकी कम है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है यहाँ से यानी कि लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ इस तरह ये इधर की तरफ ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर फ्लो करते हैं। क्या है? सॉल्वेंट। मैंने पहले बताया कि ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो किसी एक प्रकार के पार्टिकल्स को अपने से अंदर जाने की परमिट देती है, इसलिए इसका नाम है कि सेमी परमिएबल, और दूसरे को नहीं। और इधर की तरफ मैंने बताया कि जो सॉल्यूट हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है इधर की तरफ मूव नहीं कर पाते, यानी ये इधर मूव नहीं करते हैं। केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस। यहाँ लिख देते हैं ऑस्मोसिस। तो ये बात समझ में आई, ऑस्मोसिस। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, द नेट spontaneous flow of solvent molecules from less ऐसे कर देते हैं, less concentrated solution to a more concentrated solution through a semi permeable membrane is called ए ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस। यानी कि मैंने बताया कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू ए मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए ऑस्मोसिस। तो इस चीज़ आपको समझ में आ गई होगी
क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूज़न में जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, और जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आपको मैं बताऊँगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओके, नोट कर लें इसको। ठीक, ये ऑस्मोसिस है और ये डिफ्यूज़न है। आइए चलते अब समझते हैं हम कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझने के लिए मुझे यहाँ पर फिर एक डायग्राम बनाना है ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह। ये एक कोई बर्तन है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने पहले बताया कि ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो केवल किसी एक पार्टिकल्स को अपने से अंदर जाने की परमिशन देती है और दूसरे को नहीं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको एक यहाँ पर पिस्टन लगाने के लिए यहाँ पर इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक इस तरह पिस्टन लगाते हैं इस तरह। ये इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। यहाँ पर एक ये इस तरह यहाँ पर पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन, ये क्या है, यहाँ पर पिस्टन यहाँ लिख देते हैं पिस्टन। ठीक, पिस्टन करते इसको ऐसे दबाना। ठीक, और इधर की तरफ भी हम एक नॉर्मल आउटलेट बना देते हैं समझने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को। ये यहाँ पर इस तरह, लेकिन इधर की तरफ हम पिस्टन नहीं लगाएंगे। अब हम ये मान के चलते हैं कि इधर की तरफ कोई सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि यहाँ पर है सी वाटर है। क्या है यहाँ पर? सी वाटर यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है यहाँ पर? सी वाटर। ठीक, और इधर की तरफ मान लेते हैं कि एक इधर है फ्रेश वाटर, यानी कि नॉर्मल वाटर। इधर है ये फ्रेश वाटर, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि इधर की तरफ ये सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इधर जो है ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है, यानी मान सकते हैं कि इधर जो है सॉल्वेंट ज़्यादा है। क्या है? सॉल्वेंट इधर ज़्यादा है। ठीक, अब इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जब हम इसको अलग करते हैं तो हम देखते हैं कि इधर की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं? सॉल्वेंट। ये कौन से मॉलिक्यूल इधर की तरफ फ्लो करते हैं? सॉल्वेंट। और ऐसा मान सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी C2। मैंने पहले बताया कि अगर C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है C2 की, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। जब यहाँ के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ का जो लेवल है, यानी कि जो वाटर लेवल है, वो इंक्रीज़ होगा। यानी यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पर प्रोसेस कौन सी स्टार्ट हो जाएगी? ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मान लें यहाँ पर देखिए कोई प्रेशर लगा हुआ है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P, ये लगा हुआ है। इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है P। ये P क्या है? प्रेशर है। अब इसमें मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर इधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को इधर आने से रोकने के लिए इस पर अलग से इधर प्रेशर डाला जाता है, यानी एक्स्ट्रा प्रेशर। इस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम ऐसे दिखाते हैं पाई से। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर। क्या है? एक्स्ट्रा प्रेशर। इस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्यों लगाया जाता है? ताकि इनका जो लेवल है ये दोनों बराबर रहें। यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशर हम उस समय लगाते हैं
ताकि ये जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है ये रुक जाए, यानी इधर की तरफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो रहे हैं, हम इसमें इतना प्रेशर लगाएं कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इधर की तरफ फ्लो हो रहा है वो रुक जाए। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जा रहा है उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने क्या बताया आप समझिए ठीक से, कि यहाँ पर जो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जा रहा है उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर द मिनिमम extra pressure that has to be applied on solution to prevent entry of solvent into solution और ऐसे कर सकते हैं, इज कॉल्ड ए ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर इस एक्स्ट्रा प्रेशर को और ज़्यादा लगा दिया जाए, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर, यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशर इक्वल होता है ऑस्मोसिस के, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये एक्स्ट्रा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल रहेगा तो ये ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है रुक जाएगी। अगर मान लिया ये ऐसा हुआ कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर है अगर ये अधिक है ऑस्मोटिक प्रेशर से तो क्या होगा कि यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एक्स्ट्रा प्रेशर और अधिक लगा देते हैं तो ये यहाँ पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है अभी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करेंगे, तब इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं RO। इसके द्वारा हम जो सी वाटर होता है उसको हम पीने योग्य यानी कि बनाने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस कराते हैं। यानी कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको ज़्यादा लगाते हैं, ऑस्मोसिस तो रुक जाती है, यानी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का फ्लो इधर हो जाता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बात आपको समझ में आएगी, द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बात समझ में आ गई। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है उस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे और यहीं पर हमें मिलेगी वन टॉप इक्वेशन। और इसको